नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, आज से मैं 5000 प्रश्नों के ऊपर प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ शुरू कर रही हूँ, जिसमें प्रतिदिन आपके लिए 50 प्रश्नों की एक मॉक टेस्ट लेकर आऊँगी, जिसमें आपने 45 प्लस प्रश्नों को सही करना है। अगर आपके प्रश्न सही हो रहे हैं 45 प्लस, तो आपकी तैयारी अच्छी है। अगर नहीं सही हो रहे हैं तो आपने अभी फुल रिवीजन करनी है, अच्छे से रिवीजन करनी है। और उसके बाद देखिए कि आपकी गलती कहाँ हो रही है, कि क्या आप प्रश्नों को सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं, या प्रश्नों को समझ के नहीं इसका आंसर दे रहे हैं, या आप रिवीजन अच्छे से नहीं कर रहे हैं। तो जो भी आपकी कमी है, उस कमी को पकड़ के आप अच्छे से उस पर वर्क करिए, तभी आप फाइनल एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। बाकी सीरीज़ आपके लिए शुरू कर चुकी हूँ मॉक टेस्ट की। 2000 की मैंने ख़त्म कर दी है। अगर आप नहीं लगाए हैं तो उसको भी आप लगा सकते हैं। और चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मॉक टेस्ट शुरू करते हैं, क्योंकि मैं एग्ज़ाम का टाइम है तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगी। 15-20 मिनट में आपके 50 प्रश्न आपके कंप्लीट करवा दूँगी। प्रश्न आपके सामने है, आप इसको पढ़िए और इसका उत्तर बताइए। आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ? विकल्प आपके सामने है, विकल्प आप खुद से पढ़िए और इसका आंसर फटाफट बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हर प्रश्नों में मैं 5 से 10 सेकंड का समय दूंगी, इससे ज़्यादा समय नहीं दूंगी। तो जल्दी जल्दी हम मॉक टेस्ट लगाएंगे, ताकि समय ना आपका बर्बाद हो ना मेरा बर्बाद हो, और आपके मॉक टेस्ट भी अच्छे से लग जाए। अगर आपके इसमें से 45 प्लस प्रश्न सही नहीं हुए तो अच्छे से रिवीजन करना शुरू कर दीजिए फिर से। और मैं आपके लिए प्रतिदिन मॉर्निंग में 10 से 11 बजे वीडियो डाल दूंगी, ताकि आप मॉक टेस्ट लगा के अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकेंगे। अगर अच्छी है तैयारी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप अच्छे से डट के और पूरे जोश के साथ एग्ज़ाम तक तैयारी करना। तो इस प्रश्न का फिलहाल जो सही उत्तर होगा वो है कबीर। सी उत्तर इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य के रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य का प्रादुर्भाव विषयक यह कथन इनमें से किसका है? ये 4 विकल्प दे रखे हैं आपके सामने, पढ़ के बताइए ये कथन किसका है। तो ये कथन है रामकुमार वर्मा का। विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? ये 4 विकल्प दे रखे हैं, देख के बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर कौन होगा। पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? तो वो है कर्नल टाट। विकल्प बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? किस काव्य धारा का ग्रंथ है ये भरतेश्वर बाहुबली रास? ये 4 विकल्प हैं। तो ये है जैन साहित्य का ग्रंथ है। विकल्प ए सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकित है? ये 4 विकल्प है। मैं विकल्प को नहीं पढ़ूंगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं वीडियो लंबा करना नहीं चाहती हूँ, समय बर्बाद करना नहीं चाहती हूँ। तो बताइए कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राउल वेल। शिलांकित रचना है। विकल्प डी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख भली, बनिक को बनिज, ना चाकर को चाकरी। तुलसीदास की ये पंक्तियां उनकी किस रचना की है? और मुझे बताइएगा कि आज के प्रश्न आपको कैसे लगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ये जो पंक्ति है ये कवितावली रचना से ली गई है। ये वाली पंक्ति कवितावली रचना से ली गई है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अब मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है? नहीं है पूछा है। तो एग्जाम में ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, हमें ध्यान से आराम से क्वेश्चन पढ़ के उसका सही उत्तर लगाना है। कई बार एग्जाम में जो प्रश्न होते हैं उन्हीं में उत्तर छुपा होता है।
तो इसमें नहीं पूछा है किसका प्रभाव नहीं है, तो जैन साहित्य का प्रभाव नहीं है संत काव्य में। विकल्प डी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब यहाँ पे असत्य पूछा है, मतलब गलत है। कबीर के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, बताना है हमें। जल्दी बताइए देख के पढ़ के। अगर आपको लग रहा हो कि मैं बहुत फास्ट करवा रही हूँ तो आप प्रश्नों को पढ़ने के लिए वीडियो को पॉज कर दें, उसके बाद इसका उत्तर लगाएं। तो फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कवि के संदर्भ में जो कथन असत्य है वो है काव्य रचना कबीर का प्रधान लक्ष्य था। ये गलत आएगा, इसका विकल्प बी सही उत्तर होगा। हमें असत्य छांटना था ना, तो विकल्प बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत है, गलत। अब इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? जल्दी से फटाफट पढ़ के बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, संत काव्य के संदर्भ में संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया है, ये कथन गलत है। विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ईमानदारी से मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके अपने मार्क्स जरूर बता दीजिएगा। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है पूछा है, असत्य। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के संदर्भ में जो असत्य कथन है वो है विकल्प बी। सूफी काव्य अधिकांशत मुक्तक रूप में लिखे गए हैं, ये इसका असत्य है। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु ने किस नाटक में अभिनय किया था? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा जानकी मंगल। अगला प्रश्न, भारतेंदु युग के कवियों में से हर गंगा कविता किसने लिखी? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। भारतेंदु युग के कवियों में से हर गंगा कविता किसने लिखी? तो ये लिखी है प्रताप नारायण मिश्र ने। अगला प्रश्न है, हमारो उत्तम भारत देश नामक कविता किसने लिखी है? किसकी रचना है ये? हमारो उत्तम भारत देश, तो ये है राधा चरण गोस्वामी की रचना। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, फटाफट करेंगे, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। जो विषय संतन तजी ताही मूड लपटात जो नर डारत वमन करी स्वान स्वाद सो खात, यह दोहा किस कवि का है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। ये दोहा किसका है? तो ये दोहा है राधा कृष्ण दास का। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। पुष्टि मार्ग में दीक्षित कौन सा कवि था भारतेंदु का? तो ये था भारतेंदु हरिश्चंद्र। विकल्प बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु काल की है? भारतेंदु काल की कौन सी प्रवृत्ति है इन चारों विकल्प में से? आपको ध्यान में हो तो ये शायद मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी ये प्रश्न पूछे हुए थे, तो बने रहिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी। मैं वहाँ पे भी समय जब रहता है तो मैं वहाँ पे भी प्रश्न पूछती रहती हूँ। अगर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। फिलहाल इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है समस्या पूर्ति। भारतेंदु काल की कौन सी प्रवृत्ति है? समस्या पूर्ति। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। नीति विनोद के रचयिता का नाम क्या है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। नीति विनोद के रचयिता का नाम क्या है? तो ये नाम है गोविंद गिल्ला भाई। विकल्प ए। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वे प्राचीन और नवीन का योग इस ढंग से करते थे कि कहीं से जोड़ नहीं जान पड़ता था।
भारतेंदु युग के कवियों के विषय में यह टिप्पणी किसकी है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। ये टिप्पणी किसकी है? भारतेंदु युग के कवियों के विषय में यह टिप्पणी है आचार्य शुक्ल जी की। विकल्प बी सही उत्तर होगा। जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य गुरु इनमें से कौन है? अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो वो है नवनीत चतुर्वेदी। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हो होरी किसकी काव्य कृति है? हो होरी किसकी काव्य कृति है? ये तो पता होगा सभी को, अंबिका दत्त व्यास की है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। जीवनी परक आलोचना महाप्राण निराला एवं महीयसी महादेवी किसने लिखी? अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। जीवनी परक आलोचना महाप्राण निराला एवं महीयसी महादेवी किसने लिखी? तो ये लिखी है गंगा प्रसाद पांडे ने। अगला प्रश्न करते हैं। छायावाद के आधार स्तंभ नामक पुस्तक किसकी है? यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन, ए विकल्प ऊपर चढ़ गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए। छायावाद के आधार स्तंभ नामक पुस्तक के लेखक हैं इन चार विकल्प में से गंगा प्रसाद पांडे। विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, और मुझे कमेंट करके बताइएगा प्रश्नों का स्तर आपको पसंद आया कि नहीं, कि थोड़ा और लेवल इसका बढ़ा के रखूं आपके लिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, पढ़िए और उत्तर बताइए। जवाहरलाल एक मध्य बिंदु नेहरू जी विचार और व्यक्तित्व नेहरू की काव्य अनुभूतियां नामक निबंध किसने लिखी? इस प्रश्न का उत्तर बताइए, किसने लिखी? तो ये लिखी है शांति प्रिय द्विवेदी जी ने। विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पढ़िए बताइए। छायावाद को करुणा की छाया में सौंदर्य के माध्यम से व्यक्त होने वाला भावात्मक सर्ववाद किसने कहा? इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। करुणा की छाया में सौंदर्य के माध्यम से व्यक्त होने वाला भावात्मक सर्ववाद कहा महादेवी वर्मा ने। विकल्प डी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अरविंद दर्शन एवं अंतश्चेतनावाद का प्रभावी विश्लेषण पंत ने किस भूमिका में प्रकट की? किस भूमिका में प्रकट होती है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। अरविंद दर्शन एवं अंतश्चेतनावाद का प्रभावी विश्लेषण पंत के किस भूमिका में प्रकट होती है? तो ये प्रकट होती है उत्तरा में, उत्तरा रचना में। अगला प्रश्न है, किस छायावादी कवि ने कवि कर्म को आध्यात्मिक कर्म बताया है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। किस छायावादी कवि ने कवि कर्म को आध्यात्मिक कर्म बताया है? तो ये बताया है जयशंकर प्रसाद ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नई कविता यदि अनुभूति को आधार मानकर चलती है तो रस से उसकी मुक्ति नहीं है, किस आलोचक का कथन है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। ये कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन है डॉक्टर नागेंद्र का। विकल्प बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। उर्मिला के विरह में मानवता की पुकार है, यह अधिक स्वाभाविक है, साथ ही गरिमा की न्यूनता नहीं है, वह विश्वव्यापी है, कथन किसका है? अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। ये प्रश्न का उत्तर होगा, ये जो कथन है ये कथन है डॉक्टर नागेंद्र का। विकल्प डी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। सुमित्रानंदन पंत आलोचना के क्षेत्र में किसकी पहली पुस्तक है? सुमित्रानंदन पंत आलोचना के क्षेत्र में किसकी पहली पुस्तक है? तो ये पुस्तक है डॉक्टर नागेंद्र की। अगला प्रश्न आपके सामने है। सूरदास की राधा केवल विलासनी नहीं है,
श्री कृष्ण के साथ उनका केवल युवा काल का संबंध नहीं है, वे परकीय नायिका भी नहीं है। कथन किस आलोचक का है? बताइए इस प्रश्न का उत्तर। तो ये जो कथन है, ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न करते हैं, साहित्य समीक्षा अंतः विचार जगत की वस्तु है, किसका कथन है? 4 विकल्प हैं आपके सामने, पढ़िए, बताइए। साहित्य समीक्षा अंतः विचार जगत की वस्तु है, यह कथन है नंदुलारे बाजपेयी जी का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है? अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है? तो जो सही उत्तर होगा वो है विकल्प डी, मुल्ला दाऊद किसकी है? बताइएगा मुझे कमेंट करके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 4 विकल्प है, इनमें से असत्य ढूंढना है, गलत ढूंढना है हमने। तो जो गलत है, असत्य है, वो है निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य है, विकल्प सी गलत होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। रचना और रचनाकाल की दृष्टि में से इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? कौन सा गलत है? रचना और रचनाकाल की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? प्रश्न इस तरह के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपने PYQ अगर किया है तो आपको बेहतर पता होगा, आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और आगे अभी जो एग्ज़ाम होंगे उनमें पूछे जाने की संभावना है। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है विकल्प ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? अष्टछाप का कवि इनमें से जो नहीं है वो छांटना है हमें। तो कौन सा नहीं है इनमें से अष्टछाप का कवि? तो वो है दामोदर दास। अष्टछाप के कवि के सीरियल नंबर आपको याद होने चाहिए, उनकी रचना काल याद होनी चाहिए, और पृथ्वीराज रासो को किसने प्रमाणिक माना, किसने नहीं माना, वो आपको याद होने चाहिए। और कौन सा, और प्रयोगवाद के चारों सप्तक के कवि के नाम आपको याद होने चाहिए, साथ में उनके रचना, साथ में उनके जीवन काल भी याद होना चाहिए कवियों के। तो ये भी पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, अब पूछे जाने की संभावना है, तो आपको याद होने चाहिए ये। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? अब इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। ये 4 विकल्प दे रखे हैं, आपने देख के छांट के सही उत्तर बताना है। कृष्ण काव्य के संदर्भ में जो असत्य कथन है वो है विकल्प सी, राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान गौण, कृष्ण का स्थान प्रधान तथा उच्च माना गया है, ये असत्य कथन है, विकल्प सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ केशव द्वारा रचित नहीं है? देखिए नहीं पूछा है, नहीं, केशव द्वारा रचित जो ग्रंथ नहीं है वो है भाषा भूषण, ये केशवदास का नहीं है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन से हैं? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन से हैं? तो वो हैं मिश्र बंधु, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकाल की दृष्टि से गलत है? अब इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। रचना और रचनाकाल की दृष्टि से कौन सा गलत है इन 4 विकल्प में से? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है श्रृंगार सागर आलम की है, ये गलत है। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्य धारा का नहीं है? तो आपने रीति मुक्त, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध कवियों
के नाम भी आपको पता होने चाहिए और इन्हीं कवियों की रचनाएं भी आपको याद होनी चाहिए। ज़्यादातर यही पूछी जाती हैं। तो रीति मुक्त काव्यधारा के जो कवि नहीं पूछा है कौन है इन 4 विकल्प में से, तो वो हैं भिखारी दास। भिखारी दास रीति मुक्त काव्यधारा के कवि नहीं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकाल के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे रचना दी गई है सूची 2 में, रचनाकार हैं तो इनको आपने सुमेलित करना है। तो चलिए इनको सुमेलित करके बताइए। तो कवि कुल कल्पतरु किसकी है, तो ये है चिंतामणि की, ललित ललाम मतीराम की, शिवा बावनी भूषण की, काव्य निर्णय है भिखारीदास की। इस तरह से उत्तर हो जाएगा इसका बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रीति मुक्त कवियों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो ये वाले प्रश्न आप कैसे लगा सकते हो, तो जो रीति काल की जो प्रवृत्तियां हैं, संत काव्य की प्रवृत्तियां हैं, भक्ति काल की प्रवृत्तियां हैं, तो प्रवृत्तियों से संबंधित इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो प्रवृत्तियों को आप ढंग से याद करें, पढ़ें, समझें, तभी आप इस तरह के प्रश्न लगा पाएंगे। अब इसमें पूछा है रीति मुक्त कवियों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, गलत हमें छांट के बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, रीति मुक्त कवियों ने प्राचीन काव्य परंपरा को बड़ी गहराई से ग्रहण किया है, ये कथन गलत है। तो विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अब रीति काल के कवि रसलीन का लिखा ग्रंथ इनमें से कौन सा है। रीति काल के कवि रसलीन का लिखा ग्रंथ इनमें से कौन सा है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है अंग दर्पण। रसलीन का लिखा ग्रंथ बताना है तो वो है अंग दर्पण। तो जो दोस्त पहली बार हमारे इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करके आप मेरे को मोटिवेट करते हैं, तभी मैं आगे आपके लिए वीडियो बना पाऊंगी। अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे अपने फ्रेंड सर्कल में, अगर आपको लगता है मैं अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाती हूँ तो आप इसको सर्कुलेट करिए, मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद करिए, तभी मैं आप सबके लिए वीडियो बना पाऊंगी अच्छे आप सबके कहे अनुसार। क्योंकि मेरा चैनल आप सबके सपोर्ट से ही चल पाएगा। अगर मेरा कंटेंट अच्छा है तो, बुरा है तब भी आप मुझे लिख के बताइए, अच्छा है तब भी बताइए, बुरा है तब भी बताइए। मैं बुरा नहीं मानूंगी, बल्कि उसको और सुधार करने की कोशिश करूंगी। तो आप सबका सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। लाइक करते रहिए, वीडियो को लाइक करेंगे तभी मेरे को मोटिवेट होंगी और आगे आप सबके लिए अच्छे वीडियो बना के लेकर आऊँगी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, देव का लिखा ग्रंथ इनमें से नहीं बताना है। नहीं जो है वो है विष्णु विलास। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से ओरछा नरेश के दरबारी कवि, मंत्र गुरु और मंत्री कौन है। अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है केशवदास जी। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रचनाकार और रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है। इस तरह के प्रश्न मैंने ज़्यादा उठाए ताकि आप कंफ्यूज हो और इसके उत्तर लगाने में आपको दिक्कत हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लेवल हाई वाले प्रश्न आपके लिए लेकर आऊँ, तभी आपकी तैयारी को मैं परखना चाहती हूँ और साथ में आप भी परखिए अपनी तैयारी को। अगर अच्छे से आप तैयारी किए होंगे तभी आप इनके प्रश्नों के उत्तर लगा पाएंगे। और मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके कि प्रश्नों के स्तर कैसे रहे आपको आज के वीडियो लेक्चर के, और इसी तरह मैं एग्ज़ाम तक लेकर आऊँगी आपके लिए। लेकिन तभी लेके आऊँगी जब आपका मुझे सपोर्ट मिलेगा, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है धर्मवीर भारती अंधा कुआं का है। गलत है ये। किसका है अंधा कुआं, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकार के साथ सुमेलित कीजिए। अब कहानियों को कहानीकार के साथ सुमेलित करना है, बताइए मुझे। कहानियों को उनके कहानीकार के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पे विकल्प दे रखे हैं, लेकिन आप पहले इनको सुमेलित करिए, उसके बाद हम विकल्प को
मिलाएंगे। चतुरी चमार किसकी है? तो ये है निराला की। नीलम देश की राज्य कन्या है जनेंद्र की। डांची किसकी है? तो ये उपेंद्र नाथ अश्क की। परिंदे है निर्मल वर्मा की। तो इस तरह इसका जो सही उत्तर होगा वो है विकल्प बी। विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? नहीं है पूछा है, नहीं। तो जो नहीं है वो है रणधीर प्रेम मोहिनी। रणधीर प्रेम मोहिनी हरिश्चंद्र की नहीं है रचना। अगला प्रश्न है, पत्रिका और उसके प्रकाशन वर्ष आरंभ की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? बताइए कौन सा इन 4 विकल्प में से गलत है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है उदंत मार्तंडे 1838 की है। गलत। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है और आज के वीडियो लेक्चर का अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस निबंधकार ने शिव शंभू का चिट्ठा नाम से निबंध लिखा? अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। शिव शंभू का चिट्ठा नाम से जो निबंध लिखा वो है बाल मुकुंद गुप्त। विकल्प बी सही उत्तर होगा। तो ये थे आज के 50 प्रश्न। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आगे भी अगर ऐसे ही वीडियो लेक्चर चाहते हैं तो सपोर्ट करिएगा और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए जो पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।